हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती जा रही है और किस तरीके से फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट या तो रुकी हुई है या कम होती जा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके कारणों को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ 1950-51 से। जब हमें 1947 में आज़ादी मिली और उसके बाद 50-51 से 5 ईयर प्लान पे काम शुरू हुआ, यानी कि हर 5 साल पे एक प्लान बनाया जाता था और इस तरीके से उसमें वो पूरा डेवलपमेंट का, ग्रोथ का वो की प्लान की तैयारी की जाती थी। उसके बारे में पूरा प्रोसेस डिस्कस किया, तैयार किया जाता था और उसी हिसाब से 5 साल काम होते थे। ये प्रक्रिया 1951 से यानी 1951 से शुरू हुई। अब इस प्रक्रिया का, ये पूरे डेवलपमेंट प्लानिंग के प्रक्रिया का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें एक डिसेंट लाइवलीहुड मिल सके। तो ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था और साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, जीडीपी में ग्रोथ हो सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, फार्म सेक्टर डेवलप कर सके। ये सब सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग प्रोसेस के। ये उम्मीद की गई थी कि जिस तरीके से खास करके सेकंड प्लान ऑनवर्ड्स यानी 1956 ऑनवर्ड्स, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, खास करके थर्ड 5 ईयर प्लान में, इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान। तो ये सोचा गया था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से फार्म सेक्टर में हमारे यहाँ जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो छिपी हुई बेरोजगारी है, या कि वो उसको उसमें कमी आएगी। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। जो एक्स्ट्रा सरप्लस लेबर वहाँ पे लगी हुई है फार्म सेक्टर में, वो वहाँ से निकल करके आकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे और उन्हें एक अच्छा रोजगार मिलेगा और उनकी अच्छी लाइवलीहुड इंश्योर की जा सकेगी। लेकिन ऐसा हुआ है कि अभी अगर देखा जाए तो 70 सालों के बावजूद, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, जो हमारा हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स है वो अभी भी फार्मिंग पे ही डिपेंड करता है। यानी जो जितना भी वर्कफोर्स है उसमें लगभग लगभग आधा वर्कफोर्स वो अपने लाइवलीहुड के लिए वो अभी भी फार्मिंग सेक्टर पे ही डिपेंड कर रहा है। और साथ में ये भी देखा गया है कि पिछले 70 सालों में एम्प्लॉयमेंट की जो दशा है, वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी और गिरावट आई है। यानी लोग रोजगार तो जो हो रहे हैं, एक तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है, उसके अलावा जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल भी रही है, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, जो सिचुएशंस होनी चाहिए, उसमें भी गिरावट आई है। और ये गिरावट क्या है? बेसिकली ये गिरावट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार पा रहे हैं और इसके वजह से उनके क्वालिटी में ज़्यादा गिरावट आई है, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी में ज़्यादा गिरावट आई है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी जो लोग रोजगार पाते हैं, उनकी स्थिति में क्या फर्क होता है। अब देखिए, फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या वैसे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हायर किए जाते हैं और वो काम कर रहे हैं, उन्हें हम फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स में गिनते हैं। एंड जो इन एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं उन्हें फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो भी लोग दूसरे इंटरप्राइजेज में, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं, इनके अलावा, वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है और उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। तो
इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे लोग आ गए? इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारे यहाँ लाखों फार्मर्स हैं वो आ गए, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं और वो दूसरे फार्मर्स के जमीन पे एक लेबरर की तरह काम करते हैं। जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गांवों में या रूरल एरियाज में या छोटे शहरों में स्थापित है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो ओनर हैं उसके, और इस तरीके के लोगों को हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स में गिनते हैं। उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो वर्कर काम करते हैं या जो अपने सिर पे बोझा उठा करके काम करते हैं, वैसे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में गिने जाते हैं। आज जो आपने देखा होगा डिलीवरी के लिए, अमेज़न से डिलीवरी के लिए, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी के लिए या ज़ोमैटो या स्विगी से डिलीवरी के लिए जो भी लोग आते हैं घर पे, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स कहलाते हैं। जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चल रही है, यानी ओला, उबर या ब्लू स्मार्ट या मेरू, इस तरीके के जो टैक्सी एजेंसीज में जो लोग काम कर रहे हैं ड्राइवर की तरह, वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं। इस तरीके से हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को डिफाइन करते हैं, और फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का ये डिफरेंशिएशन है, ये अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, जॉब की क्वालिटी में, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी में क्या अंतर आता है, इससे समझने में आसानी मिलेगी। एक जो सबसे बड़ी बात है फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में, मोटे तौर पर यह समझना जरूरी है कि जो भी वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन्हें महीने के अंत में उनका रोजगार जो है वो एक तरीके का परमानेंट रोजगार है, वो कॉन्ट्रैक्ट से साइन होकर के उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और वो महीने के अंत में उन्हें सैलरी मिलती है, कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं, पेंशन भी मिलता है, और भी कुछ दूसरी सुविधाएं हैं जो मिलती हैं। और यही सारी सुविधाएं इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को नहीं उपलब्ध होती है। तो जैसे मान लीजिए जो जोमेटो या स्विगी में काम कर रहे हैं डिलीवरी का, तो अगर वो एक दिन नहीं आए तो उस दिन की उनकी आमदनी जो है वो चली जाती है। तो वो छुट्टी तो ले सकते हैं, लेकिन उस छुट्टी के बदले में उन्हें उस दिन की आमदनी जो है वो नहीं मिलती है। और यही जो फॉर्मल सेक्टर में है, उसे संडे को कम से कम तो जरूर छुट्टी मिलती है, कुछ जगह फॉर्मल सेक्टर में सैटरडे को भी या सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है, कुछ जगह फॉर्मल सेक्टर्स में जैसे वो छुट्टियां भी हैं, साल के 10-12 दिन छुट्टी होती है, पर्व त्योहारों की छुट्टियां मिलती हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब छुट्टियां नहीं होती हैं। और इसके वजह से जब भी अगर कोई छुट्टी लेता है, बीमारी की वजह से भी अगर कोई छुट्टी ले, तो उस दिन जो उसकी आमदनी होती है, जो इनकम होगा, वो खत्म हो जाएगी, वो उसे नहीं मिलेगी। तो ये मोटे तौर पे हमें फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के बीच में डिफरेंस को समझ लेना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि ये ओवर द इयर्स जो है फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में किस तरीके से कितने प्रतिशत लोग जो हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है, अगर हम पहले फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 24, और ये डेटा 2011-12 का है, यानी 10 साल पुराना है, और मिलियंस में है, यानी 24 मिलियन मेल वर्कफोर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ था, यानी कि सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख। उसी तरीके से 6 मिलियन यानी सिर्फ 60 लाख महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में लगी हुई थी। कुल 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ वर्कफोर्स का 3 करोड़ के लोग जो हैं, 3 करोड़ लोग वो हमारे फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर पे नजर डालें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है ग्राफ से, 306 मिलियन मेल वर्कफोर्स 2011-12 में वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा था। आज से 10 साल पहले 30 करोड़ 60 लाख मेल वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ था। उसी के मुकाबले 137 मिलियन यानी 13 करोड़ 70 लाख महिलाएं जो फीमेल वर्कफोर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई थी। अगर आप इसे जोड़ दें तो ये टोटल मिलकर के आता है 443 मिलियन यानी 44 करोड़ 30 लाख 44 करोड़ 30 लाख महिला और पुरुष वर्कफोर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा था। अगर हम इसे टोटल कर दें 443 मिलियन प्लस जो फॉर्मल सेक्टर में 30 मिलियन लगे हुए हैं, तो ये 474 मिलियन होता है टोटल वर्कफोर्स। ये कब था? ये 2011-12 में था। तो ये 473 मिलियन वर्कफोर्स में मोर देन 90%, जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है, 90% से भी ज्यादा वर्कफोर्स, 443 मिलियन वर्कफोर्स
महिला और पुरुष दोनों मिला करके हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं। और आपको इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में अभी अच्छे से स्पष्ट भी हो गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। तो जैसा कि स्पष्ट हो रहा है ग्राफ से, वो क्या स्पष्ट हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ है सेकंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में और इवन फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी काफी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज पे, हैवी मशीनरी वाले फैक्ट्रीज पे फोकस किया गया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया 70s और 80s में हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन चली, फार्मिंग सेक्टर का भी काफी डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इस सबों के बावजूद क्या है, आज भी 90% से ज्यादा वर्कफोर्स हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे हुए हैं। और अगर मैं कहूं कि आपको 2021-22 का डेटा अगर मिल जाए, वो देखा जाए, तो हम देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में संख्या और भी बढ़ी हुई हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे यहाँ गांवों से ये वर्कफोर्स आकर के शहरों में इतने सारे काम कर रहा है, जितने ज्यादा डिलीवरी बॉयज हैं जोमेटो में, स्विगी में या अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में या ग्रोफर्स में या बिग बास्केट में, इन सब जगह पे जो ये सब लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं, होम डिलीवरी आजकल इतना ज़्यादा चल गया है, छोटे छोटे दुकानों में डिलीवरी के लिए लोग लगे हुए हैं। जो टैक्सी और ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी और ऑटो में काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है, ऐप बेस्ड टैक्सीज एंड ऑटो आ गई है। तो ये सब लोग जो चला रहे हैं वहाँ पर, ये सब रूरल एरियाज में आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वर्कफोर्स जो है वो वहाँ से, गांवों से, फार्मिंग सेक्टर से निकल करके वो यहाँ पे आया है और यहाँ पे ये एम्प्लॉयड है, और ये सब इनफॉर्मल सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट में आता है। इसे आज हम ये इस तरीके के जो जोमेटो में, स्विगी में या ओला उबर में काम कर रहे हैं, उसे हम इस इकोनॉमी को, इनफॉर्मल सेक्टर का एक नया नाम भी दिया जा रहा है, उसे गिग इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं। आप सर्च कीजिए, आप देखिए, इसे जानने की कोशिश कीजिए कि गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी में वर्कर्स की क्या कंडीशन होती है। ये इनफॉर्मल सेक्टर का ही एक स्वरूप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस जो है वो खराब हुई है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग, जैसा कि आपको पता है, कोई वर्किंग कंडीशंस की जो है फॉर्मल सेक्टर के मुकाबले बहुत ही खराब है। एक बार फिर से उस पर नजर डालते हैं, आइए, ताकि हमें स्पष्ट हो सके कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से जो हमारे इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है और जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कितनी खराब होती जा रही है। तो जैसा मैंने अभी आपको मेंशन किया था, फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, हालांकि बहुत कम संख्या थी और अभी भी आज 10 सालों के बाद भी उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और कमी ही आई होगी, ज्यादा संख्या बढ़ी नहीं है। उनको क्या है, महीने के अंत में एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेंशन है, छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं, लीव हैं, सिक लीव है, अर्न लीव है। उसके अलावा उन्हें प्रोविडेंट फंड भी मिलती है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि आपकी सैलरी से कुछ पैसे कट करके जमा करते हैं, एम्प्लॉयर भी जमा करता है, आप भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा एक जमा करते हैं और वो जब आप नौकरी छोड़ते हैं या रिजाइन करते हैं या आप रिटायर होते हैं तो वो पैसे एक मुश्त आपको मिलते हैं, जो कि एक मोटी रकम होती है काफी। जब आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल नौकरी कर ली तो वो आप उसमें जमा होता रहता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है, वो इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो जमा होता रहता है और एक बार आपको एक अच्छी रकम मिल जाती है जो आपके लिए एक आगे का सहारे का काम करती है। तो ये सब फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज को मिलता है, लेकिन ये सारी सुविधाएं इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को ये कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम। अगर कोई भी दिन आपने छुट्टी ले ली तो उस दिन की इनकम जो है आपको नहीं मिलेगी। आपको बगैर किसी आमदनी के रहना पड़ेगा। कोई किसी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं है, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। जरा सा भी कोई भी गड़बड़ी होगी, हम काम में कोई भी परेशानी आएगी, काम में कोई भी गड़बड़ी गलती होती है तो आपको निकाल दिया जा सकता है रोज नौकरी से। उसी के लिए उसके नौकरी से निकालने पे कोई किसी तरीके का कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी भी अगर यूज की जा रही है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे या उस तरीके के छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं गांवों में या छोटे छोटे शहरों में, वहां पे जो वर्कर्स लगे हुए हैं वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है।
उससे उनके स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ता है। तो इस तरीके का क्या होता है कि वहां पर कोई ना रेगुलर इनकम है, ना कोई उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत खराब है। और ये क्या हुआ है 1951 से 1951 से, जब से भी हमारे यहाँ प्लानिंग प्रोसेस शुरू हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, उस समय से 1951 से 2011-12 तक, और इवन मैं कहूँ कि 2021-22 तक अगर देखा जाए तो ये पिछले 70 सालों से ज्यादा में हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि नेचुरली एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस यहाँ पे खराब है, तो इन सब वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है, वो क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हुई है। उसके वजह से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी खराब हो गई है जो इन सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों की, और इस वजह से उन्हें कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि हमें ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की इनफॉर्मलाइजेशन हुई है और उसका क्या असर होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। अब एक ही बात यह है कि 70s के बाद से, 1970s के बाद से, और खास करके मैं कहूँगा 21st सेंचुरी में 2005-6 के बाद से बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने, खास करके इंडिया में भी, गवर्नमेंट ने अटेंशन पे करना शुरू किया है कि किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में वो लोगों की एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी है उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी अगर उधर नहीं सुधार हो सकती है, तो क्यों नहीं इनफॉर्मल सेक्टर पे ही फोकस करके यहाँ पे कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी उठाए हैं ताकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसे बेहतर किया जा सके। इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है, जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो बेहतर की जा सके। उन्हें किसी तरीके से कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उपलब्ध कराया जा सके। इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के बारे में, इन एफर्ट्स के बारे में हम आगे, अभी क्लास 12 में तो नहीं, बट आगे अगर हम इसे जानेंगे समझेंगे। यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है अभी इस वक्त कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में को मॉडर्नाइज किया जाए, इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस इम्प्रूव की जाए। और ये प्रयास जो है, अब ये एफर्ट्स अभी जारी हैं, ये चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे पढ़ना, इसे समझना क्यों जरूरी है, ये समझ में आया होगा, और किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मलाइज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती जा रही है, उसका क्या असर हो रहा है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसे आप नोट्स के रूप में नोट भी कर सकते हैं। नोट डाउन करने से आपको ये होगा कि आपके आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे। और यही नहीं, बाकी सारे वीडियोस में भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको लिखे हुए पॉइंट्स उपलब्ध हो जाए, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाए, सो दैट कि आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में परेशानी ना हो। जो भी आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर आप इन सब सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को इंक्लूड करके आप उसके आंसर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।